खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हम इससे पहले बात कर रहे थे कि हालात क्या हैं, हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं, कितना बड़ा चैलेंज है कि अवाम को सहूलत दी जा सके। इस बजट में तवक्को ये की जा रही कि आज शाम हमाद अजहर साहिब असेंबली में 7,600 अरब रुपए, करीबन 88 खरब रुपए का बजट पेश करने जा रहे हैं। अभी तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को लेकर इस मामले से मुतालिक खबर नहीं आई, अपडेट नहीं हुआ कि वहाँ क्या फैसला हुआ है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर कैस असलम साहब, माहिर माशियात हैं। कराची से मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ हैं। सईद काजी साहब, ताहिर मलिक साहब यहाँ लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ हैं। अब इस्लामाबाद से भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, मियां शुएब अहमद साहब। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, मैं अभी आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, जो आप पहले गुफ्तगू भी कर रहे थे कि हमें अब किस तरह से आगे बढ़ने और सोचने की ज़रूरत है। पोस्ट कोरोना एक मुख्तलिफ अंदाज रहेगा, फैसले लेने से लेकर हमारी स्ट्रेटजीज को लेकर भी। गुज़िश्ता 2.5 साल जो गुजरे हैं, हमने एहतसाब वर्सेस मईशत बामुकाबला ये मामला बहुत चलता रहा कि क्या तरजीह होनी चाहिए, क्या एहतसाब ने मईशत को हिट किया या बेहतर किया। अब हालिया 3 माह से जो हम देख रहे हैं, सेहत वर्सेस मईशत हमारे सामने रही है कि सेहत को तरजीह दें तो मईशत मुतासिर हो रही है, मईशत को तरजीह दें तो सेहत लोगों की मुतासिर हो रही है। आप क्या समझ रहे हैं कि इस बजट को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है कि दोनों मामलात बेहतर तौर आगे बढ़ सकें? आयशा, मुझे इंडस्ट्री की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ और ये बड़ा मुश्किल है। बहुत फीडबैक था, आपसे मैं शेयर करूँ। तो पहली चीज़ तो यह है कि हमारी इस पीटीआई की हुकूमत ने इंडस्ट्री को ठप कर दिया है। पिछले साल बजट में उन्होंने 17% सेल टैक्स एक्सपोर्ट सेक्टर्स पे लगाया था, जिसमें टेक्सटाइल भी थी। और फिर वो एक्सपोर्टर्स के लिए आप जब कंटेनर जा रहे हैं उससे पहले वो पे करें 17%, 40-40 लाख, 50-50 लाख एक कंटेनर पे, और उसके बाद 3 साल 4 साल में उसका रिफंड क्लेम करें। इस चीज़ ने वर्किंग कैपिटल चोक कर दिया, हमारा कैश फ्लो ख़त्म कर दिया है और इससे हमारी एक्सपोर्ट मुतासिर हुई है। दूसरी, सर्कुलर डेट इतने बढ़ा लिया, नेपरा उसको फ़ौरन कहता है कि भाई रेट बढ़ा दो। इंडस्ट्री के रेट आपके जो पावर के हैं, जो गैस के हैं, वो हाईएस्ट इन द रीजन है, उसने हमें गैर मुकाबलती बना दिया है। फिर आपने मार्कअप को जो बढ़ाया, पॉलिसी रेट स्टेट बैंक ने 13.25% पे ले गए, बैंक के लेंडिंग रेट 15-16% हो गए। 1% पॉलिसी रेट बढ़ाने के माने 250 से 300 अरब रुपए इजाफी मार्कअप की पेमेंट, तो आपने 1,500 अरब रुपए इजाफी दिए। इन सब चीज़ों से सनत आपकी गैर मुकाबलती हो गई और वो आपको नज़र आ रहा है कि इस बार माइनस ग्रोथ 2.67 थी और नेक्स्ट बजट में भी 0.7% ग्रोथ रखी है। यानी हुकूमत ये मान रही है कि अब सनत ने नहीं उठना। और मैं भी ये बात सनतकार एक्सपोर्टर होते कह रहा हूँ कि सनत बिल्कुल बैठ गई है। सेल टैक्स जो लगाया गया है उन्होंने उसको ख़त्म करना होगा, या सिंगल डिजिट मिनिमम सेल टैक्स आप लगाएं या नॉन रिफंडेबल 1-2% लगाएं। 17% सेल टैक्स लेके आप खुद चाहते हैं कि सनत जो है वो बैठ जाए। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो एक ब्लंडर हैं, जो IMF की भी कंसर्न है। पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो 1,000 अरब रुपए सालाना नुकसान कर रही है, आयशा, ये आपकी मुसलसल चल रहा है। हर बार नई हुकूमत आती है और वायदा करती है कि हम रिस्ट्रक्चर करेंगे, हम उसको प्राइवेटाइज करेंगे। आपके तहफ़्फ़ुज़ात आगे वापस आते हैं गुफ्तगू की तरफ। मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमें बता रहे थे कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, अभी बात कर लेंगे। मियां शुएब साहब ऑटोमोबाइल सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं। मियां शुएब साहब, कहिएगा कि क्या आप रख रहे हैं इस वक्त, क्या आपको इस बजट से उम्मीद है और किस किस्म के कोई खदशात, क्योंकि अभी जो हमारे पास इक़्तिसादी सर्वे में सब कुछ सामने आ रहा है, माइनस में बहुत से इंडिकेशंस आ रहे हैं, फिगर्स आ रहे हैं। तवक्को क्या है इस बजट से आप लोगों की? हमें कोई तवक्को नहीं है जी, कोई अच्छे की तवक्को नहीं है। हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, इनके लिए कोई गवर्नमेंट को कोई अच्छी समझ दे कि आवाम के लिए कुछ बेहतरी कर सकें, वरना मुश्किलात ही मुश्किलात जो है ना वो एक के बाद कर एक जो है ना वो नज़र आ रही हैं और उसमें इजाफा होता जा रहा है। ये कोरोना तो जी अब 3 महीने पहले ये स्टार्ट हुआ है। इससे पहले पिछले 1.5 साल से जो है, जो इकॉनमी का जो हाल है जी सब सेक्टर्स का, वो आपके सामने ही है। और हम भी उसमें ऑटोमोबाइल भी जो है वो इसका एक बहुत बड़ा शिकार है। और फिर ये है कि यहाँ पे कोई एक पॉलिसी जो है वो फेवरिज्म के अगर तो चलेगी तो फिर कैसे चलेगा। यहाँ पे आपकी तरफ से हुकूमत को कोई तजावीज़ भेजी गई ख़ास तौर पे कुछ लोगों को नवाजने के लिए दी जाती है। जी हमने जी तजावीज़ तो जब से हुकूमत आई है PTI की उस वक्त से दे रहे हैं जी इनको, लेकिन
पता नहीं सुनते क्यों नहीं है जी, हमारी समझ से बाहर है ये। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही गाड़ियों की, असेंबलिंग हो रही है पिछले 40 सालों से, और उसमें और भी नए नए लोग आ जाते हैं। पहले 2-3 कंपनियां थी, अब उसमें शायद और कोई 8-10 लोग का इजाफा हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग करते कोई नहीं है, सिर्फ असेंबली कर रहे हैं। और वो भी अपना स्टेट बैंक के ऊपर जो है ना, वो हमें कहते हैं, हमें इल्ज़ाम देता है जी हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं गाड़ियाँ, तो उसका जी मुल्क की इकॉनमी को नुकसान होता है, डिस्करेज करते हैं इनको। लेकिन इनको कोई नहीं रोकता कि जो हर साल 1.5 से 2 अरब डॉलर जो है ना उसकी पार्ट्स की इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर अब तो बल्कि सुना है कि वो जो उस पर सरकार जो ड्यूटी लगाती थी वो भी अब इनको करने लगी है। वह तो हम लोग क्या कह सकते हैं इस बारे में? दुआ कर सकते हैं, ये कह रहे हैं सईद काजी साहब, कोई तवक्को उम्मीद नहीं नजर आती है। अभी ऊपर मिर्जा साहब भी बात कर रहे थे जब बिजनेस की साइड को लेकर, वो भी ये बात कर रहे हैं कि बहुत सी फैसिलिटेशन और टैक्स कम करने की जरूरत है। गुज़िश्ता रोज जो बात की गई थी उसमें कहा गया था कि टैक्स नहीं लगाए जाएंगे इस बार उस हद तक, और टैक्स फ्लो या लिक्विडिटी की ज़रूरत है निज़ाम को चलाने के लिए। यही बात अभी मिर्जा साहब भी कर रहे थे। आपके ख्याल में इस बार कोई भी टैक्स नहीं लगेगा या फिर आने वाले दिनों में हम टैक्सेस देखेंगे मुख्तलिफ मद में आते? देखिए, अभी शुएब साहब ने बड़ी अहम बात की है, और वो ये कह रहे हैं जी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नहीं हो रही और इंपोर्ट हो रही है, और आप असेंबलिंग कर रहे हैं, और ये कारों के सेक्टर पे पूरा एक सेशन हो सकता है। -5.6 है कल का सर्वे जो बता रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अभी मलिक साहब ने जो कमेंट किया था आतिफ साहब के हवाले से, मैं तो नहीं जानता मोहम्मद आतिफ साहब कौन है, मगर जो भी लोग हमने इम्पोर्ट किए हैं यहाँ पे मोइन कुरैशी से लेकर हम अब तक, वो हम समझते हैं। मगर मैं एक बात कहता हूँ, आप 92 में ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की इन्होंने बात की है, 92 में आप IPPs के मुआहदे करते हैं और आप इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर देते हैं, बिजली इतनी महंगी कर देते हैं, इंडस्ट्री आपकी बांग्लादेश चली जाती है, कुछ बंद हो जाती है, मगर यहाँ करप्शन मसला नहीं है। उसके बाद आप 100 इंडस्ट्री बेचते हैं, यहाँ पे 90% बंद हो जाती है, और यहाँ पे इसाक डार से कंज्यूमर सोसाइटी में तब्दील करता है। नतीजा ये निकलता है कि इंपोर्ट बिल आपके एक्सपोर्ट बिल से दुगना हो जाता है, मगर यहाँ करप्शन नहीं हो रही। तीसरी बात, IMF और वर्ल्ड बैंक के इंतहाई लीथल हम कर्जे लेते हैं जो स्ट्रिंग्स के साथ आते हैं। वो हमें कर्जा इस तरह नहीं देते कि जाओ घर ले जाओ, वो बताते हैं ये यहाँ खर्च होगा, इसमें हमारे कंसल्टेंट होंगे, इनके पैसे आपने देने हैं, और हम कहते हैं कि करप्शन नहीं। यहाँ आज आपने हमारे हाथ पैर बांध के इन साम्राज्य इदारों के सामने फेंक दिया हमें, और आज हम देख रहे हैं बजट कैसे बनेगा। मेरे इंडस्ट्री के 2 लीडर बैठे हुए हैं, मायूस बैठे हुए हैं, मगर यहाँ करप्शन नहीं हुई। तो क्या होता रहा यहाँ पे? यहाँ के मफादात की बोली कौन लगाता रहा? मुझे बताएं, और फिर बताएं ये खुद आप कहाँ बैठे हुए हैं? इनके कारोबार कहीं जो है वो दुबई में चल रहे हैं, कभी उधर चल रहे हैं, यहाँ हम भिकमंगों की तरह एक बेगिंग बाउल उठाया हुआ है, मगर करप्शन नहीं हुई। सबसे बड़ी करप्शन IMF के जो प्रोग्राम्स ने थे उसमें जाना था, हमें पांव पर खड़ा नहीं होने दिया गया। डॉक्टर कैसर बंगाली और अकबर जैदी का यह कहना है कि बाकायदा वेल थॉट आउट प्लान था कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनने के बाद इसे माशी तौर पर अपाहज बना दो, माजूर कर दो। ये हुआ यहाँ पे, डॉक्टर कैस मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये करप्शन नहीं हुई, ये इतना बड़ा जुर्म हुआ है। और ये जो मोहम्मद आतिफ साहब हैं, अगर नालायकी का कोई नोबेल प्राइज हो तो इनकी खिदमत में पेश करना चाहिए। हम डसे हुए हैं, और ये पूरा निजाम ही करप्शन है। अब निजाम कहें या करप्शन, ये एक ही बात है। ये है, ये मैंने तुम्हें चंद मिसालें दी हैं, आई कैन नॉट गो इनटू डिटेल, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स कि कैसे आपने जो है बदगुमान लोगों को ऊपर लाया। हाँ, तरक्की का एक म्यार था, ये बदगुमान आदमी है, ब्यूरोक्रेट है, इसकी तनख्वाह 15 लाख लगा दो और उससे 2 नंबर काम लो। आपने तो निजाम की उस तकलीफ दे जगहों को छेड़ना शुरू कर दिया सईद काजी साहब, जिसपे हर शख्स रोता है यहाँ बैठकर। डॉक्टर कैस साहब, वे फॉरवर्ड किया। ये हुकूमत कुछ ब्रेन चाइल्ड भी लेकर आई थी, जिसमें हमने हाउसिंग सेक्टर की बात सुनी, नौकरियों की बात सुनी थी 1 करोड़। अब वे फॉरवर्ड किया है, क्या कहीं कुछ बन सकेगा? कहीं इन्वेस्टमेंट होगी, नौकरियां मिलेंगी, कुछ होगा? बात ये है कि मैं सबसे एग्री करके ये कहने लगा हूँ कि जब आपके फैसले टैक्स छूट के हों या इन्वेस्टमेंट के हों, उन सेक्टर्स में करें जैसे जहां आपके दोस्त वाकिफ रिश्तेदार हों। एक सवाल कर लूं आपसे, तो फिर ये SROs की बात बताएं जरा। SROs बताएं, आपने इशारा कर दिया उधर, ये क्या था? करप्शन नहीं थी? मैं जो बात कर रहा हूं वो यही है कि जी जब तक आप मराते पहले सारी इंडस्ट्री को दें और उसके साथ फ्री मार्केट कंपटीशन को प्रमोट करें और सारी दुनिया से बुलाएं लोग कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो, स्किल्स इन्हांस करो और टैक्स दो,
सर इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल कहाँ रहता है आपका? तो सीसीपी कुछ नहीं कर सकता फ्री मार्केटिंग और सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए? ये है कि जो कंट्रोल किया है उसमें आपको क्या मिला है? शुगर माफिया, मोनोपोली यहाँ पे आटा माफिया, चीनी बिजली माफिया, पेट्रोल बहरान, बिजली, ये सारे कंट्रोल के बाद मामला उठा लें तो फिर कंट्रोल के बाद है। तो इसको हैंडल करने के इदारे मौजूद मगर नतीजा नहीं। खुद अपने को छोटा करे, इन एफिशिएंसी जो है गवर्नमेंट निकाले इनमें से। जो ये पॉलिटिकली क्यों रखे हुए हैं लोग? आपको लगता है इस हुकूमत का, क्योंकि ये नहीं था भी, एजेंडा भी था, ये टारगेट भी था, ये कर क्यों नहीं सके? हुकूमतें भी दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग। जब आपने IMF से जाके पूछना है कि आपने सर पूरे इख्तियार के साथ बैठी हुकूमतें अगर केपेबल नहीं है तो फिर आप क्या बता रहे हैं? देखें, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट देयर वोटर। ये वोटर का हाल बेहतर होना चाहिए ना। कौन सी हुकूमत है जिसने वोटर का हाल हुकूमत किया हो, बेहतर किया हो? बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट। चंद फैमिलीज हैं एट इररिस्पेक्टिवली, वो एक पार्टी से हों, दूसरे एक रिश्तेदार दूसरी पार्टी में है, तीसरी रिश्तेदार तीसरी पार्टी में है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई NGOs में है, कोई मेरे जैसे मतलब मैं क्या कहूं, अपना बजट अपने लिए ही बनाया जाता है। नेचुरली वो ऊपर के साथ 10% के लिए बनता है ये बजट। उसकी ठीक है ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, मगर ट्रिकल डाउन की थ्योरी फेल हो चुकी है। हम कह रहे हैं ट्रिकल अप का बजट बनाएं, आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, आप इन्वेस्टमेंट के मौके सबको दें, स्मॉल बिजनेसेस को दें, कंपटीशन करवाएं। सर कोई बजट, मैं आगे मलिक साहब की तरफ जाने से पहले कोई आपकी याददाश्त में बजट जिस पे सब खुश और मुतमईन हम इससे कह सकते हैं कि उस साल का बजट आइडियल बजट था? आप हैरान हो जाएंगे। मैं यही कहने लगा था, डॉक्टर मुबश्शिर हसन, नेशनलाइजेशन का भुट्टो के जो बजट थे, उस नेशनलाइज को तो आज भी कहा जाता है कि गलत पॉलिसी, क्योंकि इनके घरों पे अटैक हुआ है, इनके पैसे कम हुए, उसका 7% तक ग्रोथ रेट गया था सर, और एंडेड अप 4%। आप तो माइनस पे हैं जी। आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्लस में चला गया था, आपकी एजुकेशन लेवल बढ़ गई, ये सारे नेशनलाइज हो गए थे। उसकी ब्लंडर्स भी होंगे। मैं इसी बात को फिर आगे बढ़ा लेते हैं कि हुकूमत इदारे चलाती हूँ। हमारे सामने अभी उस दिन असेंबली में खड़े होकर तकरीर कर रहे थे मुराद सईद साहब कि जिस इदारे के साथ पाकिस्तान लगा है उसी का नुकसान है। PI से शुरू करें, आप स्टील मिल तक चले, किसी भी इदारे को उठा लें तो फिर प्रोडक्टिविटी कहाँ चली जाती? अगर ये अब अप्रिशिएट कर रहे हैं उस वक्त की पॉलिसी को, जिसको क्रिटिसिज्म भी मिलता रहा है मुखालिफिन की तरफ से, तो फिर किस तरह से प्रोडक्टिविटी हो सकती है? किस तरह से ट्रिकल डाउन इफेक्ट नजर आए कि जो चीज़ ऊपर है वो नीचे तक भी जाए या नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करे, ठहराव और मुंजमद ना हो? आप सारे समझदार लोग बैठे, मुझे बता दें, दुनिया में इस तरह होता है बजट बनाने वाला बजट पेश ही ना कर सके। बजट जो पेश कर रहा है उसका क्या नाम है? हमाद अदस। बनाने वाला कौन है? हफीज। क्यों? वजह ये है कि ये भी आपका ख्याल है फीस एक सा बना रहे हैं। इतनी बारीकियों में जाएंगे तो फिर बहुत कुछ बाहर ना, 4 बंदे और हैं जो बना रहे हैं, जो FBR में बैठे हुए। मेरा जो पॉइंट है सर, वो कुछ आईनी मसला है ना, वो पेश नहीं कर सकते, वही पेश। मैं उधर ही आना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप डेमोक्रेसी की बात असल ये मसला नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत से लोगों का। तो आपका बजट, बड़ी किताबी बात कर रहा हूँ कि आपका बजट सारा ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। आप मुझे बता दें, पाकिस्तान में दुनिया का वो मुल्क है जहाँ पे इनडायरेक्ट सारे टैक्सेस हैं। जो बंदा, ये मेरा जो भाई कैमरामैन खड़ा है, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है 12,000 रुपये वाला, जब वो 100 रुपये का कार्ड ले वो भी उतना टैक्स दे, और इस मुल्क का सबसे अमीर आदमी मियाँ मनशा 100 रुपये का कार्ड दे वो भी उतना टैक्स दे। मियाँ मनशा $1 एक पेट्रोल ले लीटर का, और गरीब तरीन आदमी 1 लीटर ले 1 तरह का टैक्स दे। दुनिया के कई अभी तो गरीब लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा ना। पाकिस्तान में दुनिया में उन ममालिक में शामिल है जहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस सबसे ज़्यादा है। ये मुझे बताएं, मतलब कितनी अफसोस की बात है, मैं मुसलमान हूँ, कि मेरे घर में जो बिजली का बिल आता है उसमें मैं मस्जिद में भी आ रहा जी टेलीविज़न के पैसे दें। आप चर्च में बिल दे रहे हैं, चर्च में लिखा होगा कि आप टेलीविज़न रखते हैं मुझे 300 रुपये दे। ये ज़रा देखें, पॉइंट समझे। मैं पॉइंट ये दे रहा हूँ कि जब आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगी, पाकिस्तान इस तरह की एजुकेशन सिस्टम के साथ, इस हेल्थ सिस्टम के साथ कहीं नहीं जा सकता। अब बड़ा बुनियादी सवाल है कि ये हुकूमत एक मुख्तलिफ एजेंडा के साथ मैं यही पूछने लगी, क्या नून लीग और PTI के माशी एजेंडे में तीसरा बजट करीबन क्योंकि बहुत से बजट बीच में, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? नहीं, मुझे एक फ़र्क नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल है कि नून लीग ज़्यादा प्रैग्मेटिक थी, वो करप्ट हो सकती है, घटिया हो सकती है, उनमें भी फ्लॉज हो सकते हैं, मगर थोड़े से प्रैक्टिकली ज़्यादा रियलिस्ट थे। ये तो आइडियलिस्ट निकले हैं, ना आइडियलिज्म नज़र आया ना प्रैक्टिकलिज्म नज़र आया। मैंने आगाज़ भी पहले भी किया था, आप किसी थर्ड पर्सन के पास चले जाएँ, कोरोना से आने से पहले एक चीज़ मुझे काम की दिखा दें। मेरा आपको चैलेंज है, $165 का कोरोना से हुआ है,
आप जी ने जो एक ही सर, वो जो फिर माजी की पॉलिसीज पे डाल देते हैं कि इन्होंने आर्टिफिशियली रोक के रखा, हमने मार्केट को फ्री छोड़ा है ताकि मैनेज हो सके। आशा, मेरा वही पॉइंट है, हमारा सारा जो हुकूमतों का काम है वो अपने गैर तरक्याती पैसे चाहिए हुकूमत चलाने के लिए। मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरी सिर्फ ये लड़ाई है। इस बजट में मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा क्या इंटरेस्ट है आम आदमी। अच्छा, आपको लगता है 10% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा? नहीं, वो मेरा मुलाजिम है, सजना महफिल हसन तेरे लिए सजाई, ये आम बंदे के लिए पाकिस्तान बनाया। आम बंदे के 3 कंसर्न है, बेरोजगारी, उसको रोजगार मिल रहा है, ये बजट नहीं देगा। महंगाई कम होगी, ये बजट महंगाई कम नहीं करेगा। उसकी आमदनी बढ़ेगी, उसकी आमदनी नहीं बढ़ेगी। डॉक्टर साहब बैठे हैं, आज चैलेंज हुई, ये 3 चीज़ें करके दिखा दो, बजट ठीक है। ये 3 चीज़ें नहीं होगी, बजट ठीक नहीं है। रात गई बात गई। चौथा एजुकेशन भी दे दें, वो उसी में आ जाएगी ना डॉक्टर साहब। जो प्रॉब्लम आ रही है, आप इनकम कम कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सैनिटी है कि किस तरह की तरक्की हो ही नहीं सकती इस बजट से। अच्छा, मैं मिर्जा साहब आपसे एक बात जान लूँ कि -2.6 पे खड़ी सनती तरक्की की शरह गुज़िश्ता साल में। आप लोग बहुत से डिमांड्स कर रहे हैं, जो बिजनेस इंडस्ट्री भी कर रही है। सेल्स टैक्स कम करने को कह रही है, 9% तक आए, 50,000 तक के ऊपर जो CNIC वाले मामला थे, और बहुत सी डिमांड्स हैं। कितना प्रैक्टिकली आप समझ रहे हैं? जारी बात है, सिस्टम में सबको आने की ज़रूरत है, जो अर्निंग है उसके ऊपर हुकूमत को टैक्स देने की ज़रूरत है। कितना जायज़ हैं जो मुतालबात इस कोरोना बहरान को देख के बिजनेस इंडस्ट्री अपने मनवाना चाह रही है सूरत में? लेकिन पहली चीज़ तो है कि इंडस्ट्री तो ठप हो चुकी है, माइनस में ग्रोथ हुई है, आगे भी 0.7 इन्होंने प्रोजेक्शन दिए हैं। इंडस्ट्री ने अब नहीं उठना, ये मैं आज आपको ये बिल्कुल वाज़ेह बात बतला रहा हूँ। अगर इन्होंने सेल टैक्स जो 5 एक्सपोर्ट सेक्टर पे लगाए थे पिछले बजट में SRO 1125 में, उसको दोबारा 0 रेटिंग बहाल नहीं करते, वो सेल टैक्स जो लगाया था उसको ख़त्म नहीं करते, इंडस्ट्री नहीं उठती। 17% इनके रेवेन्यू के लिए, क्योंकि ये रेवेन्यू नहीं कमा पा रहा है, ये 17% सेल टैक्स लेके 5-5 साल उसको रेवेन्यू के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो गई है, वो ठप हो चुकी है। अब या तो आप सिंगल डिजिट पे सेल टैक्स ले आएँ, या आप 1 या 2% नॉन रिफंडेबल लगा लें कि जो ना हमने वापस करना है ना क्लेम करना है, चले आप 2% ले लें, ताकि ये लोग फास्टर सिस्टम बनाया है। आधे पेमेंट वहाँ से करने की बात हो रही है, बाकी फील्ड में दे देते हैं। ये सब चीज़ें वर्केबल नहीं है, इंडस्ट्री ठप हो गई है, इंडस्ट्री दोबारा रिवाइव। अब ये इनको बहुत क्या चाहिए? इनको एग्रीकल्चर सेक्टर चाहिए, ये पॉइंट में मेरा सुन लें। एग्रीकल्चर, फिशरीज, लाइव स्टॉक, IT सेक्टर, डोमेस्टिक कॉमर्स और हलाल मीट, ये 6-7 शोबे हैं जो इंडिजिनस हैं, जो मुकामी हैं। इनको फ़रोग दें। खुदारा अगर आप जॉब क्रिएशन को किसी हद तक बचाना चाहती हैं कि रोड पे लोग ना आए, और ये मुतबादिल सेक्टर्स है। एग्रीकल्चर में अभी भी अच्छी थी, आगे भी ग्रोथ है। हमें सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम है, हमारे पास फर्टाइल लैंड है। अब आपको और इंडस्ट्री को अगर आप चाहते हैं लेके चलें, जो पाकिस्तान का ख्वाब था, बाबाए कौम ने देखा था कि पाकिस्तान एक ज़राई सनती मुल्क है, तो आपने इसके ऊपर ये टैक्सेस वगैरह हैं जो पिछले हैं, खुदारा वो पे। ठीक है मिर्जा साहब, एक ब्रेक लेनी है मुझे। मुतबादिल किन किन सेक्टर्स पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मईशत को डॉक्यूमेंट करने की बात की जा रही थी इस पूरे बहरान और सूरत हाल में, क्या वो मामला किसी तरफ जा सकेगा जो हुकूमत का प्राइम टारगेट था या नहीं। साथ ही साथ हुकूमत की तरफ से मुतवक्किल है ज़र इमरजेंसी को लेकर 300 अरब तक मुख्तस करना, क्या तरजीहात दुरुस्त तौर पर सेटल हो सकेंगी, बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। आपको बजट की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहेंगे। गुफ्तगू वहीं से शुरू करूंगी जब मिर्जा साहब बात कर रहे थे कि कौन से ऐसे शोबे मौजूद हैं, ज़री शोबे खास तौर पर लेके जहां जॉब क्रिएशन और पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जाया जा सकता है। डॉक्टर कैसम, टिड्डी दल एक बड़ा थ्रेट इस वक्त मौजूद है जो हमें मामलात नजर आ रहे हैं। FAO की जो रिपोर्ट बता रही है कि 15% अगर टिड्डी दल नुकसान देता है तो कम अज़ कम हमें 300 अरब से ज़्यादा का नुकसान का अंदेशा है, और अगर इससे ऊपर चला जाए 20 से 25% तो 350 अरब। खरीफ की फसल मतलब ये हुआ कि 400 अरब से ज़ायद का नुकसान हो सकता है। क्या वाकई जिन सेक्टर्स की वो बात कर रहे हैं वहाँ पर इन्वेस्ट कर वहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाकर जॉब क्रिएशन की तरफ ले जाकर हम बेहतर नताइज ले सकते हैं, एक हल हो सकता है? देखें, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, और बिल्कुल ये सही है कि फूड सिक्योरिटी के लिए भी और मीट प्रोडक्शन के लिए कैटल फार्मिंग, फिश फार्मिंग को अगर आप टेक्निकली सपोर्ट दें
जहाँ तक एग्रीकल्चर का तल्लक है, वहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास वाटर रिजर्वायर्स नहीं हैं। और बड़ी देर से हम ये कह रहे हैं कि फ्लड्स जब आते हैं उसका पानी रोकें, और ताकि और ना प्रोविंसेस ने उस पर कुछ किया है और अभी भी अगर आप डेवलपमेंट बजट देखें तो उसमें वाटर रिजर्वायर्स के ऊपर कोई पैसा नहीं है। सो ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी फूड सिक्योरिटी पहले होनी चाहिए और उसी के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी चाहिए। और अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके अंदर आप देखें कि एग्रीकल्चर इज़ दी ओनली सेक्टर जो माइनस में नहीं गया हुआ। यस, थ्रेट हमें टिड्डी दल से भी है जो सदरन इलाकों में, सिंध में, बलूचिस्तान में है। हमें फ्लड्स की थ्रेट है जो ऊपर के इलाकों में बर्फ़ें पिघलने से है। वो सारा का सारा मामला जो है गवर्नमेंट इस वक्त इन्वेस्ट करे आपको डायरेक्शन उस तरफ नजर आ रही है? जैसे मिर्जा साहब कह रहे थे कि वो तो अपनी इंडस्ट्री को ठप कह रहे हैं इस वक्त, वो कहते हैं कि ये आपके पास एक ऑल्टरनेट मौजूद है, यहाँ मैं वो बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ कि मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन में चले गए हैं। इंडस्ट्री अब रिवाइव कुछ सालों तक नहीं हो सकती। आप उनको मराते भी दे दें तो वो पैसा कहीं और जाके इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं। ठीक, अब तो वही आपके सेक्टर्स हैं। एक तो आपने सपोर्ट दी है जिसको आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कर रहे हैं, मगर एग्रीकल्चर है जहां लोग सरवाइव कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी दे सकते हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है जहां आप सर्वाइवल करवा सकते हैं। मैं इसकी तरफ भी कैसे भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेन चाइल्ड भी रहा और पिछले दिनों पैकेज की बात की गई, इसमें से क्या प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी उस पर आऊंगी। लेकिन जो आप पहले बात कर रहे थे कि ये जरूरी है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, पेंशन में 10% तक का इजाफा, उसकी खबर अब से कुछ देर पहले आपने देख भी ली कि इजाफा ना करने का फैसला किया गया है। सईद काजी साहब, आपके ख्याल में जो पहले डॉक्टर कैस साहब आगाज में बात कर रहे थे कि ये इजाफा ना किया गया तो इसका पॉलिटिकल एक प्रेशर या इम्पैक्ट हम देखेंगे, और मैं ब्रेक में इनसे पूछ रही थी तो ये कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं हो जाएगा आने वाले महीनों में, अब आप क्या कहेंगे इसमें? देखें, चलें वो ना बढ़ाएं। मुझे कल एक पेंशनर्स का, जो मेरे उस्ताद भी हैं, चौधरी लियाकत, अंग्रेज़ी पढ़ाया करते थे हमें, उनका फ़ोन आया, उनका यार पैसे तो ना बढ़ाओ, हमारे इंश्योरेंस के पैसे तो दे दो। हमारी तनख्वाह से जो हमारे इंश्योरेंस के पैसे कटते रहे हैं वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जो आपने देना है वो तो दें, वो भी नहीं दे रहे। तो ये बर्फ गिरती है बेचारे मुसलमानों पर, इन्हीं पर होगी। हम अपने बूढ़े लोग जो कि ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, जिनकी जो हेल्थ मैनेजमेंट के लिए उनका एक बड़ा बजट बन जाता है उनके महदूद आमदनी में से, हम लीव देम अलोन। बाकी आप अपना हेल्थ का सेक्टर देख लें। ये जो हेल्थ फॉर प्रॉफिट था उसका बुरकस कैसे निकला। और ये जो एजुकेशन की हम बात करते हैं, माशाल्लाह जो आपके अल्लामे पैदा हो रहे हैं आजकल यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपकी है जिसे हम रैंकिंग में ला सकें? एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी कहीं 5वें 6, ये भी डॉक्टर कैस साहब से पूछ लेते हैं, बेड़े गर्क कर दिए, कौन से फैज़ अहमद फैज़ पैदा कर रहे हैं आज तक। तो ये सारा मेरा जो हम्बल ख्याल है, ये आपका सारा सिस्टम, आपका सारा पैराडाइम जो है ना, वो उसको पाश कर दिया गया है। अब ये क्या जो तहरीक अभी बात कर रहे थे इख्तियार बेग साहब, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि भाई आप लोगों को सड़कों पर आने से कैसे रोकेंगे, क्योंकि ये लोग जो आ रहे हैं और इस ग्लोब पर आ रहे हैं और फर्स्ट और खैर से फर्स्ट वर्ल्ड से शुरू हुआ है ये काम, और ये अरब समर से बड़ा काम होगा। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं, बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन जारी बात है आगे तो जाना है। सईद काजी साहब, ताहिर मलिक साहब, ये कहिएगा हाउसिंग सेक्टर बड़ा ब्रेन चाइल्ड है, बड़े वादे हैं, अभी स्पेशल पैकेज चंद माह पहले दिया गया है, इसमें कोई बूम का इम्कान है? हर सनत इस वक्त अपनी जगह परेशान खड़ी, यहाँ देखते हैं कोई पॉजिटिविटी? देखिए, पॉजिटिविटी तो आप जहाँ से भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर लें अच्छी बात है, उसमें तो हर्ज नहीं है, मगर सवाल ये है कि जब आप जब आइडिया लेके दें उसको प्रैक्टिकली किस तरह बताते हैं। मतलब इससे सीमेंट इंडस्ट्री की मैं बात करूं, जब से हाउसिंग को आपने जब से आपने इसको इंडस्ट्री करार दिया, आपका सीमेंट महंगा हो गया। मतलब हमारे यहाँ तो कोई चीज़ आम आदमी तक पहुँचती नहीं, जो मैं बार बार सवाल शुएब साहब बात कर रहे थे वो बार बार की जाती है इस हुकूमत के मामला ऑप्टिक्स। मतलब आप मुझे बताएं, ये मैं कोई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात नहीं कर रहा, दुनिया में चीनी की कीमत सुप्रीम कोर्ट बनाती है कि उसकी मार्केट बनाती है?
यहाँ पे हमारे यहाँ ये हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि 70 रुपए किलो करो, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। आज उन्होंने कह दिया कर देंगे, और उन्होंने कहा हम कर देंगे। मेरा बात मतलब है, तो करना इसका मतलब चाहूंगा है कि आयशा। फेलियर गवर्नेंस का आ गया ना। अगर हुकूमत जो 85 रुपए में नहीं जा सकी, देखिए हमारी कहाँ पे ट्रेजेडी है। काजी साहब बड़ा करप्शन पे बात करते हैं। जब करप्ट यहाँ पे हुक्मरान था तो 53 रुपए की किलो थी, तो जब मदीना की रियासत बनी तो 85 रुपए की होगी। मेरा मतलब है आप गवर्नेंस को सीरियस लें, प्रोग्राम कर लेते हैं। आप गवर्नेंस को सीरियस लें। आप जब तक चीजें सही मैनेज नहीं करेंगे, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट है आपका होमवर्क को। ताहिर मलिक साहब भी चुन के ला रहे हैं, कभी कहते हैं बजट कौन पेश करेगा और कैसे करेगा, कभी गवर्नेंस फेलियर पे लेके जा रहे हैं। ये बताएं आप, एक क्राइसिस मुझे दिखा दें, चीनी का, आटे का, सीमेंट का, इवन आज की खबर आ सर गई वो हैंडल करने की वो मिर्जा साहब भी कुछ कह रहे हैं। मैं उनका भी लास्ट कमेंट ले लूं कि हुकूमत कह रही है कि एक के बाद एक माफिया से निपटने की कोशिश कर रही है, बट ताहिर मलिक साहब कहते हैं गवर्नेंस फेलियर दिख रहा है। जी मिर्जा साहब, लास्ट कमेंट। जी देखिए, अभी आपने जो कंस्ट्रक्शन की बात की, ये सप्लाई साइड बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स दिए हैं कि मकानात बने, उस पर नो सोर्स ऑफ फंड्स पूछेंगे और दूसरे कंसेशन दे दिए, लेकिन डिमांड बढ़ने के लिए तो कुछ नहीं किया है। आप जाएंगे अभी कोई मकान 80 लाख एडवांस दे के और 15 साल के लिए बुक कराएं, और उसके फंडिंग कहाँ से होगी? मॉर्गेज फाइनेंसिंग 3% के ऊपर इन्होंने स्टेट बैंक ने कोई स्कीम इसके साथ साथ शुरू कराएं कि सप्लाई साइड बढ़ रही है तो डिमांड साइड भी उसी तरह से बढ़े, लोगों के खरीदने की इस्तात भी बढ़े, तलब भी उसकी बढ़े, जब जाके जो है सप्लाई साइड का फ़ायदा उठाया जा सकता है। नहीं तो आप मकानें बना के बिल्डिंगें बना दें, अगर लोगों की डिमांड साइड नहीं बढ़ी है, मॉर्गेज फाइनेंसिंग सस्ती मॉर्गेज फाइनेंसिंग नहीं है, तो वो सप्लाई साइड बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारे यहाँ हाफ हार्टेडली काम होता है, एक सेक्शन कर दिया जी, तामीरात के शोबे को तमाम इंसेंटिव दे दिए, और भाई उसको खरीदने की इस्तात और डिमांड साइड को भी तो आप बढ़ाएं। मैं इसी में एक लास्ट कमेंट शुएब साहब, मैं आपकी तरफ एक बिल्कुल मुख्तसर कमेंट शुएब साहब, डिमांड एंड सप्लाई आपके सेक्टर में कितनी हिट हुई, सिर्फ मुख्तसरन कह दीजिए मुझे। आयशा जी, 15,000 से ज़्यादा शोरूम है गाड़ियों के और वर्कशॉप से। हमारा जो मसला है जी वो ये है कि बाइंग पावर हमारी ख़त्म हो चुकी हुई है। बाइंग पावर हमारी जो 10 से 15 साल पहले थी उससे भी कम हो चुकी है, और हमें जो है ना बिल्कुल भी जो है ना कारोबार नहीं करने दिए जा रहे। हमारे शट डाउन हुए हुए हैं जो है बिजनेस। ठीक है, 15 साल पहले की जगह पर बाइंग पावर है, जो कि मेजॉरिटी लोगों के हालात इस वक्त दिखा रहे हैं। शुएब साहब बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट कमेंट डॉक्टर कैस साहब, मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करूंगा कि ईंटें इन्हीं भट्टों से अगर बननी है तो लकड़ी नहीं है, ठीक है, और फिर चाइल्ड लेबर भी आप बढ़ा देंगे। अगर आप मॉडर्न तरीकों की ईंटें नहीं लाएंगे तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जितनी मर्जी मुराद दे दें, वो ईंटें ही नहीं बननी उतनी जितनी आप चाहते हैं। ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर कैस इख्तियार बेग, सईद काजी, ताहिर मलिक, मियां शुएब अहमद साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। शाम को हम आदर साहब असेंबली में बजट पेश करेंगे। देखना यह है कि बेरोजगारी, महंगाई और आवाम की जेब को ये बजट क्या फ़र्क डालता है, कितना इसमें से पॉजिटिव निकलता है, क्योंकि यह हुकूमत बार बार कहती है कि इसे आवाम की जेब की और उसकी मईशत की बहुत फिक्र है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।